वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह वीडियो उसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 8 का सॉल्यूशन है। और पार्ट 8 के इस सॉल्यूशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हर एक प्रश्नावली को बारी बारी से हम वीडियो बना करके आप लोगों को देंगे ताकि आप लोगों की मदद हो सके। लेकिन इस वीडियो को आप अधिक से अधिक प्यार दें, अर्थात इसको लाइक करें, शेयर करें और जो नए मित्र हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं वह आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पार्ट 8 है और पार्ट 8 में हमको जानना है वृत्त के बारे में। तमाम लोग जानते भी होंगे लेकिन कुछ नए चीज़ों के साथ हम इसमें सीखेंगे जिसको हम लोग सर्कल भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि वृत्त होता क्या है, थोड़ी सी इसकी भूमिका है। तो कह रहा है कि आप दैनिक जीवन में अनेक गोल अथवा वृत्ताकार वस्तुएं अवश्य देखते हैं। उदाहरण के लिए वाहनों के पहिए, विभिन्न देशों के जो सिक्के हैं, बर्तन, घड़ी आदि सभी गोल अथवा वृत्ताकार होते हैं। यानी कि जो शब्द हमारे साथ आ रहा है वो क्या आ रहा है, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है वृत्त की तरह। वृत्ताकार का अर्थ जो है वो क्या है, वृत्त की तरह, अथवा उसको हम लोग कह सकते हैं वृत्त के आकार का। तो इस अध्याय में हम लोग वृत्त के कुछ गुण धर्मों के बारे में जानेंगे कि हम लोग वृत्त कहते किसे हैं। तो हम लोग जाने पहले वृत्त की परिभाषा के बारे में कि वृत्त की परिभाषा क्या है। वृत्त यानी कि सर्कल का डेफिनेशन जानेंगे। तो इसमें होता क्या है कि वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय है जो समतल में दिए गए एक स्थित बिंदु से दी हुई नियत दूरी पर होते हैं। यानी एक सर्कल से, यानी एक या बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो उसके दिए गए एक निश्चित दूरी से समान दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि इसकी जो दूरी होती है, जो सर्कल बन रहा है, इसका जो केंद्र है, यहाँ से किसी भी दिशा में देखेंगे तो जो दूरी होगी वो क्या होगी, नियत होगी, बराबर होगी। तो ऐसे बने आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है। और भी लिखा है, कह रहा है कि स्थित बिंदुओं को वृत्त का क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर, यानी कि उसको केंद्र बोलते हैं। जो वो यहाँ पे दिख रहा है और उसका सेंटर कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और इस केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि यह जो जैसे कि जो वृत्त है, तो वृत्त का जो यह बीच वाला भाग जिसको हम लोग ओ या किसी भी ABCD के अक्षर से डोनेट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल, यानी कि केंद्र कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको, केंद्र कहते हैं। तो इस केंद्र से इन अन्य बिंदुओं की जो दूरी है वह दूरी क्या कहलाती है, तो वह दूरी जो है वह कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। यानी कि यह वृत्त बन रहा है और यहाँ से यह जो दूरी है वो क्या है, त्रिज्या, जिसको R के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी आप देख पाएंगे कि यह क्या है, वृत्त है, वो यहाँ पे क्या है, केंद्र है, और R जो दिख रहा है वो क्या है, त्रिज्या है। यह भी R क्या है, त्रिज्या है। यह भी R क्या है, त्रिज्या है। जितने भी R दिख रहे हैं स्मॉल r क्या है, त्रिज्या है। जबकि नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र O है और R क्या है, त्रिज्या है। और वृत्त को क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, C ब्रैकेट में O, R से हम लोग प्रकट करते हैं। इस वृत्त की आकृति को हम लोग इसमें देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि C ब्रैकेट में O, R, यानी कि O क्या है, उस वृत्त की केंद्र है। C का अर्थ है सर्कल से, सर्कल ब्रैकेट में O, R। ठीक है। R क्या है, त्रिज्या है। तो यह चीज़ हम यहाँ समझ पाए कि जो बनी हुई आकृति होती है और उसको हम लोग वृत्त कहते हैं, उसमें जो त्रिज्याएँ होती हैं सभी त्रिज्या आपस में समान होती हैं। तो यहाँ पे नोट में भी लिखा है कि वृत्त की परिभाषा एक बिंदु पथ के रूप में भी दी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान होता है कि समतल में दिए गए एक बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती है। यानी समतल जो क्षेत्र है उस पर केंद्र से जो दूरी दी जाती है वो सदा नियत रहती है। तो इस बिंदु पथ को, यानी ये बिंदुओं का जो पथ है, जो रास्ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है।
यानी यह जो इसका बन रहा है चारों तरफ से, यानी क्या है, यह जो बिंदु बना है रेखा किसको कहते हैं, यानी अनंत बिंदुओं से बनी हुई लाइन को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो इसका जो है सर्कल जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन उसकी जो दूरी है एक केंद्र से क्या है, नियत है, नियत दूरी पे जो बना हुआ है वही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, चलिए कुछ और इसके गुणधर्म के बारे में जानते हैं। यहाँ पे दूसरे पार्ट में कह रहा है कि वृत्त के बारे में हम जानते हैं कि वृत्त है क्या, पहले नंबर परिभाषा हो गया, और दूसरे नंबर पे है वृत्त का अंतःभाग और बाह्य भाग। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। यानी वृत्त जो होता है, वृत्त का अंतः और बाह्य भाग, ये वृत्त है हमारा, इसके अंदर के भाग को अंतः भाग कहेंगे, बाहर के भाग को बाह्य भाग कहेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि बिंदु पी जो यहाँ पे, जहाँ ओ पी क्या है, स्मॉल है, और आर क्या है, त्रिज्या क्या है, बड़ी है, ओ पी स्मॉल है और ये आकार क्या है, बड़ा है, और वृत्त का यह अंतः बिंदु है, यानी यह अंदर का भाग क्या है, बिंदु का अंतः बिंदु कहलाता है। और वृत्त के अंतः भाग को I1 से हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, I1 से प्रदर्शित करते हैं। और यह अंदर का भाग क्या हो गया, I1 हो गया, बाहर का भाग क्या हो गया, I2 हो गया। ठीक, जिसको P संबंध है OP, और R जो है बड़ा होगा। मुझे कह रहा है कि जो बिंदु Q है, जहाँ पे OQ स्मॉल होगा और R1 क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि OQ जो है बड़ा होगा, OQ क्यों, क्योंकि ये वृत्त का बाहरी भाग को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लोग इससे समझ पाए कि वृत्त के अंदर के भाग को अंतः भाग कहेंगे, बाहर के भाग को बाह्य भाग कहेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे है, कह रहा है कि गोल चक्रीय, गोल चक्रीय किसको कहेंगे, यानी कि जो वृत्त होता है सी ब्रैकेट में वो कामा आर के अंतः भाग, यानी कह रहा है वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय, जो कि केंद्र जो आर है, त्रिज्या क्या है, आर है, और यह गोलाकार होता है, जिसको हम लोग गोल चक्रीय के नाम से भी जानते हैं, इसको गोल चक्रीय भी कहते हैं। चौथे नंबर पे है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक हो, यानी ऐसे केंद्र वाले जिसके दो वृत्त हों लेकिन केंद्र क्या हो, दो हो। तो इसमें दिखाया गया है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीय। ठीक है, चलिए पाँचवें नंबर पे देखते हैं। पाँचवें नंबर पे है हमारा वृत्त का चाप। जैसे कि वृत्त का एक चाप आधा लगा होगा और नीचे का भी तो वृत्त बना होगा, इस प्रकार से। यानी यहाँ पे देखेंगे कि जो पी वाई है वो क्या है, वृत्त का एक चाप है। ठीक है, नीचे देखेंगे पी एक्स क्यू, ये भी क्या है, वृत्त का चाप है। वाई क्यू भी क्या है, वृत्त का एक चाप है। यानी कि चाप को हम ऐसे चाँद की तरह से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इस फिगर में आप देख पाएंगे कि पी एक्स क्यू भी क्या है, एक चाप है। पी वाई क्यू, यानी कि यहाँ से वाई जो बड़ा वाला दीर्घ चाप लेंगे वह भी क्या है, एक चाप है। बस इतना ध्यान देते हैं हम कि छोटे वाले भाग को क्या बोलते हैं, लघु चाप, और बड़े वाले भाग को क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। ठीक है, छोटे वाले भाग को क्या बोलते हैं, लघु चाप, बड़े वाले भाग को क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। ठीक, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो क्या कहलाएगा, वामावर्त कहलाएगा। ठीक है, और जब हम इस तरह से चलेंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा दक्षिणावर्त कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ के सुना दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस दिशा में घड़ी की मिनट की सुई, यानी जिस दिशा में घड़ी की मिनट की सुई चलती है वो क्या कहलाता है, हमारा दक्षिणावर्त कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, घड़ी की मिनट की सुई ऐसे 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 चल रही। ठीक है, तो क्या हो गया, दक्षिणावर्त हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिणावर्त बोलेंगे। ठीक है, आए समझ में। और कह रहा है कि जो घड़ी की विपरीत दिशा में जब चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वामावर्त, इस प्रकार से। ठीक, यह जो चल रहा है क्या चल रहा है, वामावर्त चल रहा है। ठीक है, तो इसमें दो दिशाएं होती हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। चलिए बाकी उसकी इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है, कभी शायद संजोग पूछ भी ना ले। चलिए अगले पॉइंट पर क्या होता है वृत्त में, वृत्त की जीवाएँ, यानी कि वृत्त में खींची गई ऐसी लाइन कि जो वृत्त के केंद्र से न होकर के जाती है, यानी वृत्त के केंद्र से न होकर जाती है, उसके बगल से जाती है, कहीं भी बगल से जाए उसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त की जीवा बोलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ के सुना दे रहे हैं आप लोगों को। लिखा हुआ है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो वृत्त की जीवा
कहते हैं, यानी कि आकृति में वृत्त की स्थित प्रदत्त दो बिंदुओं इसको P तथा Q की खींची गई रेखाखंड जो जीवा है वो क्या है, PQ है। यानी कि देख पा रहे हैं आप लोग, वो क्या है, इसमें वृत्त का केंद्र है। R इसकी दो त्रिज्याएं बनी हुई हैं, और जब वही R जैसे वृत्त है, आधे हुए खींचे भाग को R कहते हैं, लेकिन उसके पूरे भाग को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। ऐसी लाइन जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, वो यह जो है व्यास कहलाएगा। और नीचे लिखा गया क्या है, जीवा। यानी कि PQ जो है, PQ जो है, यह जो लाइन है वो क्या है, जीवा है। जो आर्यस लाइन है वो क्या है, व्यास है। ठीक, चलिए व्यास की भी बात कर लेते हैं। नीचे कह रहा है कि व्यास, व्यास क्या होता है आप समझ भी गए होंगे कि वृत्त के जो केंद्र से होकर के लाइन पूरी पूरी वृत्त को दो बराबर भागों में काटती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। नोट में समझ सकते हैं कि यह वृत्त को क्या करता है, वृत्त के अनेक व्यास हो सकते हैं। भाई कहीं से ऐसे बांटते जाइए, अनेक व्यास पूछ सकता है टिप्पणी में कि वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं, अनेक, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कह रहा है कि वृत्त के सभी व्यास लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरे नंबर में कह रहा है वृत्त की व्यास उस वृत्त की सबसे बड़ी लाइन, भाई सबसे बड़ी लाइन हमें वृत्त में खींचना है तो ये क्या होती है, व्यास सबसे, बाकी बगल में खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी व्यास से जितना ही नीचे आएंगे आप, उतना ही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। चौथे नंबर पे कह रहा है कि वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना। यानी कि इसका त्रिज्या क्या है, आधा एक है, और क्या है इसका एक भाग। तो दोनों भाग कितने हो गए, दो भाग हो गए। यानी कि यह दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर बराबर। यदि यह A सेंटीमीटर है तो भी क्या होगा, A सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद अर्धवृत्त, यानी व्यास ही वृत्त को अर्धवृत्त में क्या करता है, बांटता है। जब दो चाप PQ और QP दोनों चाप जब बराबर बराबर होंगे, ना ही अर्ध चाप होंगे, ना ही लघु चाप होंगे, ना ही दीर्घ चाप होंगे, जब दोनों सम चाप होंगे, बराबर होंगे, तो वृत्त को क्या करेंगे, वह बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। इतने भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धवृत्त। ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक, जब पूरा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, आधा रहेगा तो उसको हम लोग अर्धवृत्त बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 थे, 10वें पॉइंट को देखते हैं कि 10वां पॉइंट क्या कह रहा है। 10वें पॉइंट को आप लोग देखेंगे तो ये कह रहा है कि वृत्तखंड, वृत्तखंड की बात कर रहा है। जैसे कि अब हम लोग पढ़े थे अभी लघु चाप और दीर्घ चाप, उसी प्रकार से यहाँ पे वृत्तखंडों में दीर्घखंड और लघुखंड, मान लीजिए वृत्त है, इसको हम लोग जब काटेंगे तो दो बराबर बराबर भागों में क्या किए, बांट दिए। लेकिन इसी को हम लोग कहीं बगल से काट देंगे, बगल से जीवा काट रही है, तो इसमें दो वृत्त तो बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, यह दोनों वृत्त जो हैं, यह एक बनेगा दीर्घ, क्या बन रहा है, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, और जो नीचे बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लघु। ठीक, तो इसमें दो वृत्तखंड बनते हैं, एक तो बनेगा दीर्घ और एक क्या बनेगा, लघु बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्तों की सर्वांग समता, यानी कि जब दो वृत्तों की त्रिज्या, वृत्तों की परिधि, परिधि का अर्थ है उसका बाहरी भाग, क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। जब आपस में समान हो तो उसको हम लोग वृत्तों की सर्वांग समता, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो वृत्त बने हुए हैं, इसमें जो R है वह क्या है, यस के बराबर है। जब R यस के बराबर रहेगा, यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्या सेम टू सेम रहेगी, तो वह वृत्त क्या करेंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। या कह सकते हैं कि जब वृत्त CO'S और वृत्त CO'R, यानी कि R को पूरा पूरा ढक ले, यानी कि इसको एक दूसरे के ऊपर जब रखें हम लोग, तो क्या कर ले, पूरा पूरा यह ढक लेगा जब, तो क्या कहलाएगा, वह सर्वांग सम वृत्त कहलाएंगे। चलिए 12वां देखते हैं। कह रहा है कि फिगर भी दिखना चाहिए आप लोगों को। हाँ देखिए, यहाँ से कह रहा है कि वृत्तों की चाप की, यानी चाप की अंशमाप, तो चाप की अंशमाप, अंश में भी हम लोग उस चापों को माप सकते हैं। वृत्त हमारा है, यहाँ से क्या बन रहा है, ये चाप बन रहा है, ये अंश बन रहा है। यानी जानते हैं कि वृत्त में पूरा जो यह कोण बनेगा वह 360 अंश का कोण यह बनाता है। तो कितना जब बना हुआ है, कितना जब बना हुआ है, इस भाग को जानना है, क्या कहलाता है, चाप की अंश माप कहलाता है। ठीक है, चलिए एक और परिभाषा देखते हैं चाप मास वृत्त का अंश चाप के लिए। तो कह रहा है कि वृत्त की लघु चाप वृत्त के
उस बिंदुओं का समुच्चय होता है जो वृत्त के कोण अथवा उसके अंदर स्थित होता है। ठीक है, यानी वृत्त का जब हम कोण बनाएंगे तो उसके अंदर ही बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं बाहर कोण बनाने लगेंगे, अंदर ही क्या करेंगे हम कोणों को बनाएंगे, कोणों को मापेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश चाप बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वृत्त का चाप लघु चाप दो प्रतिच्छेदित बिंदुओं के साथ सहित एक केंद्रीय कोण अथवा अंत खंडित वृत्त का एक भाग है, जो कि वृत्त चाप वृत्त के उस बिंदुओं का समुच्चय होता है जो केंद्रीय कोणों पर अथवा उसके बाहर स्थित होता है। यानी कि जो चाप होते हैं ए बी और बी ए, या फिगर में भी देख सकते हैं, जैसे चाप बन रहा है, यह बन रहा है ए बी और क्या बन रहा है बी ए। ठीक है, तो यह चाप जो है यह अंत जो अंश माप है उसको यह प्रदर्शित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा है आगे बढ़ाएंगे और यहाँ समझ पाएंगे आप कि अंश माप कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया, यह हमारे लिए हमारा कितना गया 95 डिग्री, 95 डिग्री ये दिया रहा है, तो शेष कितना बच रहा है, हमारा जो शेष बचेगा वो बचेगा 265 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब दोनों को ज्वाइंट करेंगे हम कितना आएगा 360 अंश। कभी हम बताए हैं कि एक केंद्र पे जो बनेगा कितना बनेगा 360 अंश। भाई जब इसी में हम बना रहे हैं, इतना बन चुका है, तो यह कितना बनेगा, यह बनेगा 265 अंश का। ठीक है, सिंपल सी लाइन है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि चापों की सर्वांग क्षमता, यदि हमें वृत्तों की चापों की सर्वांग क्षमता देखनी है तो चापों की सर्वांग क्षमता प्रकार के द्वारा, यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ से हम इसको बांटेंगे और यहाँ से इसको बांटेंगे। जब एक लाइन हम आर्क खींच लेंगे तो उस पर हम लोग यहाँ से करके यह जो लाइन है इसको तैयार करते हैं जो कि 60 अंश का होता है, और उतनी ही दूरी का हम लोग एक लाइन खींचेंगे, उस पर हम लोग चाप लगाएंगे, उसके बाद इसमें और चाप लगाएंगे जो कि 60 अंश के कोण पे फिट बैठता है प्रकार के द्वारा। अब यह दो जो चापें हैं 60 अंश की, इस चापों को क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। जैसे कि मान लीजिए 60 का बन गया, ये बन गया 61 का, तो क्या हम सर्वांगसम कहेंगे इसको? नहीं, सर्वांगसम कब कहेंगे कि जब दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बड़े वाले वृत्त में भी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 60 अंश के जब दो कोण बन रहे हैं तो उसको क्या बनेंगे, हम सर्वांगसम बोलेंगे। ठीक है, समानाकृत के चाप उसको कहते हैं। अगला कह रहा है हमारा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, यानी कि केंद्र के चारों ओर का जो भाग होता है वही क्या कहलाता है, हमारा परिधि कहलाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए बीच में क्या हो गया, यह हो गया आपका केंद्र बोलेंगे, यह जो हो गया आपका क्या हो गया त्रिज्या बोलेंगे, ये पूरा क्या हो गया आपका व्यास। ठीक है, आधा भाग क्या हो गया आपका जीवा। ठीक है, और जीवा हो गया, और जो बाहर का जो राउंडिंग हो क्या हो गया आपका परिधि हो गया। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, आर क्या है, जीवा है, डी क्या है, व्यास है, और यह जो लाइन बन रही है यानी वृत्त की जो परिधि कहलाती है उसको हम लोग वृत्त की जो बाहर की राउंडिंग है उसको हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। यहाँ पे कुछ सूत्र है, यानी वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, 2πr का। पाई यहाँ पे है, पाई का मान आप 22/7 भी रख सकते हैं। ठीक है, या इसका दशमलव मान भी रख सकते हैं, तो 22/7 या 3.1416 भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और 2r क्यों लेते हैं, क्योंकि डी है, डी से इसमें डी यहाँ पे लिया ना, व्यास में क्या है आर कितना आर है भाई, 2r है, तो इसलिए हम लोग 2r लेते हैं। और पाई जो है यह इन्फिनिटी लेते हैं उसमें, ताकि पाई के मान के द्वारा हम लोग परिधि के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 15 नंबर का ऑप्शन, और 15 नंबर पर हम लोग समझेंगे वृत्तीय चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज जो क्या बनता है, वृत्त के अंदर बनता है। तो वृत्त के अंदर ये जो 400 शीर्षों को या वृत्त को छू रहा है, तो इस प्रकार के बने चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, जो कि ABCD यही क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसके शीर्षों को एक वृत्त के अंदर स्थायी रूप से बनाया गया है। चलिए 16 नंबर पे है, 16 नंबर पे क्या है, परिवृत्त और यानी कि परिवृत्त और परिकेंद्र। परिवृत्त क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। यानी वृत्त के अंदर केंद्र बनाना और वृत्त के बाहर केंद्र बनाना, जिसको हम लोग समझेंगे बढ़िया से, इसको आप लोग प्रकार के द्वारा भी बना सकते हैं। चलिए कह रहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य सर्वांगसम यानी कि समद्विभाज संगामी हो तो वे संगामी बिंदुओं को परिकेंद्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, इसके तीनों भुजाओं का लंब, यहाँ से लंब, यहाँ से लंब, यहाँ से लंब, जो एक केंद्र बनेगा,
इस केंद्र पे इसका जब हम लोग बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह परिकेंद्र कहलाएगा, जो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। यह त्रिभुज है हमारा, इसकी भुजाओं का क्या किया जा रहा है, अर्धक करना तो आप सीख गए होंगे। यहाँ से अधिक दूरी लेकर के, यहाँ से अधिक से अधिक दूरी लेकर के जब बांटते हैं तो क्या कहलाता है, उसका अर्धक कहलाता है। तो तीनों भुजाओं को क्या करना है, हमें अर्धक करना है। जब अर्धक करेंगे आप तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगे, आपस में इसको काटेंगे। तो जहाँ पे काट के मिलते हैं उसी को क्या करेंगे हम लोग, उसी को हम बोलते हैं परिकेंद्र, ठीक है, या परिवृत्त के भी नाम से इसको जानते हैं। चलिए अब इसका बिल्कुल उल्टा होता है, किसमें, अंतः केंद्र में, ठीक। जैसे कि अब अंतःवृत्त में क्या होता है, देखो दोनों को समझना आसान है। इसमें हम त्रिभुज के भुजाओं को, और यहाँ पे जो हमारा अंतःवृत्त है इसमें हम लोग त्रिभुज के कोणों का अर्धक करते हैं। जब दो कोणों का आप अर्धक करेंगे तो वह कहीं ना कहीं जाकर क्या करेंगे, काटेंगे, और जो अर्धक होगा वहीं से हम क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, जिसको हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। और ये कहाँ बनेगा, यह त्रिभुज के अंदर बनेगा तो अंतः केंद्र कहलाएगा, और जब यह त्रिभुज के बाहर बनेगा तो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र, ठीक है। एकदम बिल्कुल सिंपल है, आप दोनों को समझ पा रहे होंगे। अंतः पर, जब अंदर बनेगा तो अंतः करेंगे, जब बाहर बनेगा तो पर करेंगे। अंदर के लिए हम कोणों का अर्धक करेंगे, और पर के लिए हम भुजाओं का अर्धक करेंगे, ठीक है। चलिए इसको प्रश्न में आएगा तो हम वहाँ पे भी बाकायदा आपको समझाएंगे प्रकार के द्वारा भी। चलिए 18 नंबर पे है, सॉरी 18 नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। 18 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें 18 नंबर में क्या है, त्रिभुज के शीर्ष लंब और लंब केंद्र। शीर्ष लंब और लंब केंद्र किसको बोलते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। यानी कह रहा है कि प्रायः इससे द्वारा दर्शाया जाता है जब शीर्षों पे लंब डाला जाता है। किस पे, त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, ये क्या है, इसका शीर्ष बिंदु है, तो इस पे लंब डालते हैं हम लोग। जब इस पे लंब डालेंगे तो शीर्षों पे लंब डालना क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। और सभी शीर्षों पे जब लंब डालेंगे तो देखिए कोण का अर्धक अलग होता है, और भुजाओं पे लंब डालना यह अलग होता है, ठीक है। यह लंब ऐसा होता है, यह लंब हम लोग ऐसा डालते हैं कि जो यह त्रिभुज के शीर्ष पे जा करके मिलता है, ठीक। लंब यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं ताकि जो शीर्ष से होता हुआ जाता है। जब तीनों तरह से ऐसे कर देंगे तो जहाँ पे यह काटेगा उसी को हम लोग, जैसे हमारे एच पे काटा ना यह, तो एच ही क्या है, एच जो है लंब केंद्र है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लंब केंद्र बोलेंगे। यानी यहाँ पे जो बना हुआ है यह क्या है, लंबवत है। यह सारा 90 डिग्री की कोण को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, लंबवत है, ठीक है। चलिए 19 नंबर पे है माध्यिका और केंद्रक कहते हैं। किसको कहते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछता भी है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों को उसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका। मध्य और माध्यिका आप समझेंगे वो तो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे माध्यिका की जो बात कर रहा है यह अलग है। यानी कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को उसकी भुजाओं से मुख्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, माध्यिका कहते हैं। आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, यानी शीर्षों से जो लाइनें मिल रही हैं, शीर्षों को जब हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे शीर्ष लंब नहीं है, यह भुजाओं का अर्धक है, ठीक है। ये भुजाओं का अर्धक है, सारी भुजाओं कह रहे हैं, ये शीर्षों का अर्धक है, ठीक है। शीर्षों को कह रहा है, सम्मुख भुजाओं पे यानी कि मुख्य बिंदु के करते मिलाते हैं हम लोग, तो यह क्या करती है, यह माध्यिका है, इसकी हम लोग माध्यिका कहते हैं इसको। तो माध्यिका जो बन रही है वह इस बिंदु को त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक, जिसको जी या किसी से भी हम कोई भी नाम रख सकते हैं, ABCD, ऐसा कोई बात नहीं है कि जी केवल रखेंगे, जो आपकी इच्छा करे उसको आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आया समझ में, यह केंद्रक और लंब केंद्र, भाई दोनों पे ध्यान दीजिएगा, लंब केंद्र और केंद्रक में अंतर होता है। यह जो होता है, चलिए एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। जो लंब केंद्र होता है यह तीनों शीर्ष बिंदुओं के सम्मुख डाला गया क्या होता है, लंब होता है, जिसको हम लोग शीर्ष लंब या केंद्र भी कहते हैं। लेकिन माध्यिका जो होती है यह शीर्षों के सम्मुख भुजाओं वाली बिंदुओं पर इसको मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिसको हम लोग बताना चाहेंगे आप लोगों को, महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको देख लीजिए, ठीक। तो नंबर 1 पे दिया हुआ है महत्वपूर्ण सूत्र में, कह रहा है कि अर्धवृत्त में स्थित प्रत्येक कोण क्या बोलता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त ऐसे बना है, इसमें जो यह कोण बन रहा है वह कोण क्या बनेगा, समकोण बनेगा, ठीक। जैसे कि यह अर्धवृत्त हमारा है, यहाँ से जो कोण बनेगा कहीं भी बना लीजिए आप, यह क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है। यह समकोण हमेशा बनेगा, यही कह रहा है।
दूसरे नंबर पे कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड में स्थित कोण समकोण से छोटा होता है। मान लीजिए कि हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, ऐसे दीर्घ वृत्तखंड है, इसमें जब कोण बनेगा यह छोटा बनेगा किससे, समकोण से। यह 90 अंश का पूरा नहीं होगा बल्कि 90 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, यह इसकी गारंटी है। तीसरा, लघु वृत्तखंड में स्थित कोण समकोण से। मान लीजिए लघु वृत्तखंड बनेगा, ऐसे लघु बन रहा है, तो इसमें जो कोण बनेगा क्या होगा, 90 से हमेशा ज़्यादा, मतलब कहीं भी बनाएगा इस पर तो वह 90 से ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि भाई इसका मुंह क्या हो रहा है, ज़्यादा खुल रहा है। ऊपर वाले में क्या होता है, मुंह जो कम खुल रहा था। चलिए अगला देखते हैं। चौथा, चक्रीय चतुर्भुजों के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। पढ़े ना वृत्त में जो ऐसे पढ़े थे, चक्रीय चतुर्भुज हाथ से जाएगा, इसके सम्मुख कोणों का जो योग होगा, दो कोणों का क्या होगा, 180 अंश होता है। ठीक। और 5वें नंबर पे यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है एक वृत्त यानी कि एक ही वृत्तखंड में स्थित सभी कोण क्या होंगे, बराबर। यह वृत्तखंड है, इसमें जो कोण बन रहे हैं यह सभी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है। चलिए 6ठे नंबर पे क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि व आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। यानी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मान लीजिए वृत्त बना है, इसका एक ऊपर का हमारी चाप है और केंद्र पर यह क्या कर रहा है, अपने कोण को अंतरित कर रहा है। तो केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा वह शेष परिधि के आंतरिक कोणों का 2 गुना, यानी कि इस पे जो शेष कोण जो बनेंगे उसका क्या होगा, यह कोण जो होगा 2 गुना होगा। चलिए ऐसे समझाते हैं आप लोगों को। ऐसे मान लीजिए बना है, ठीक, तो यह जो कोण बनेगा, मान लीजिए केंद्र है तो यह जो कोण होगा यह क्या होगा, 2 गुना होगा। यदि यह 60 अंश का बना है तो ये कितना होगा, 120 अंश का होगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पे देखते हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 3 असंरेख बिंदु हैं, असंरेख ऐसे बिंदु हैं, तो इनसे कहा जाए कि कितनी आप वृत्तें खींच पाएंगे, तो केवल एक ही वृत्त जो है हम खींच पाएंगे। ठीक। तो यह रहा वृत्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही होंगी यह, हमको आशा है समझ में आया होगा आपको, जिसमें आप लोग वृत्त का जो त्रिज्या है, व्यास है, जीवा है, परिकेंद्र, अंतः केंद्र के बारे में जाने, और दीर्घ चाप, लघु चाप, और उसके बाद आप जाने कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। उसके बाद आप जाने क्या, माध्यिका जाने और लंब जाने। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग जाने। ठीक है। वृत्त लंब के बारे में जाने। तो आशा है कि यह पाठ की जो इंट्रोडक्शन है समझ में आया होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।